आपका एडिटोरियल क्लास पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सोलर सिस्टम का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोग सूर्य के बारे में सारा अध्ययन कर लिए थे, तो आज हम लोग सारे ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे कि ये जो बीच में आपको पट्टी दिख रहा है ये क्या है? एस्ट्रॉयड इसको बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह का पट्टी बोलते हैं। तो आप लोग को कोई ट्रिक नहीं यूज करना है, आप लोग को बस याद रखना है कि क्षुद्र ग्रह के इधर 4 ग्रह और क्षुद्र ग्रह के इधर 4 ग्रह। ठीक है, तो एक नाम में भी बहुत लोग ट्रिक याद करने लगते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। ऐसा कुछ नहीं करना, बस याद रखना है कि पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है और फिर मंगल है। इधर 4, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्षुद्र ग्रह का पट्टी है, और इधर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब बहुत बार बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है अरुण और वरुण में, तो अरुण वरुण को आपको याद रखने के लिए यूरेनस और नेपच्यून, यूएन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन आपको याद रख लेना, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने से पहले 2-3 पॉइंट को देख लेते हैं, जिसमें कि पहले जो ये 4 ग्रह आपको दिख रहा है, ठीक है, ये चारों ग्रह सॉलिड रूप में है। ठीक है, ये चारों ग्रह सॉलिड रूप में है, और इधर का चारों ग्रह गैस के रूप में है। ठीक है, सॉलिड रूप में होने के साथ साथ इधर चारों में जो सबसे बड़ा है वो क्या है? पृथ्वी। इधर चारों में तो सबसे बड़ा पृथ्वी है, तो पृथ्वी होने के कारण इस ग्रह को हम लोग पृथ्वी ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी ग्रह बोलते हैं। और इधर चारों में सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है, इसलिए हम लोग इसको बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इधर चारों को बृहस्पति ग्रह, इधर चारों को पृथ्वी ग्रह। ठीक है, इधर चारों को सॉलिड रूप में हम लोग देखते हैं, मतलब ठोस रूप में देखते हैं, और इधर चारों को हम लोग गैस रूप में देखते हैं। क्लियर है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट, बुध के बारे में। ठीक है, तो कोई भी चीज को आप लोग को याद नहीं करना है, रटना नहीं है, हर एक चीज को कॉन्सेप्ट से समझना है, और धीरे धीरे हर एक पॉइंट आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो बुध में पहला पॉइंट क्या हो सकता है? आप लोग खुद सोचिए कि पहला पॉइंट क्या हो सकता है। तो पहला पॉइंट है कि ये सूर्य के सबसे नजदीक है। कॉमन सेंस है कि हाँ भाई, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो मेरा यही हो गया कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। सबसे नजदीक होने के साथ साथ क्या है कि बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, अब कभी भी एग्जाम में अगर कंफ्यूजन होता है तो आप लोग को याद रख लेना है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध है, और बुध सबसे नजदीक होने के कारण यह सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, तो 2 पॉइंट तो क्लियर हो गया कि सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सबसे सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध है। इसका परिक्रमण काल सबसे कम। ठीक है, परिक्रमण काल जो है बुध का वो सबसे कम है। तो कितना है? 88 दिन। ठीक है, 88 दिन, 88 दिन हमारा बुध का परिक्रमण काल है। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है कि अगर ये सबसे नजदीक है, जो भी चीज सबसे नजदीक होगा तो वो सबसे कम समय में घूर्णन होगा, घूमेगा, चक्कर लगाएगा। तो नजदीक होने के कारण क्या है कि यह सबसे कम इसका परिक्रमण काल है। तो 88 दिन सबसे छोटा ग्रह हो गया। ठीक है, अब क्या है कि इस ग्रह का तापांतर जो है, हीट, वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तापांतर बुध का है, लेकिन सबसे गर्म शुक्र है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना, हम लोग आगे देख लेंगे। तो इसका तापांतर सबसे ज्यादा है, कितना है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और दिन में इसका तापमान कितना हो जाता है? 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात में -150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो तापांतर सबसे ज्यादा किसका है? बुध का है। कितना है? तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दिन में 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात में -150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सबसे छोटा होने के साथ साथ ये नजदीक है, परिक्रमण काल सबसे कम है, तापांतर सबसे ज्यादा है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि बस वो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध है। ठीक है, तो याद रख लेना आप लोग को कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और इस ग्रह का जो सबसे विशेषता है कि यह चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा है।
सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण बुध में मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय गुण सबसे ज्यादा होता है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि किस ग्रह का विशेषता उसका चुंबकीय क्षेत्र है, तो बुध का है। क्लियर है। और हम लोग एक बार पांचों पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं, 6 पॉइंट को। बुध का सबसे छोटा ग्रह बुध है। यह सूर्य के सबसे नजदीक है। इसका परिक्रमण काल सबसे कम 88 दिन। इसका तापांतर सबसे ज्यादा 600 डिग्री सेंटीग्रेड, दिन में 450 डिग्री सेंटीग्रेड, रात में -150 डिग्री सेंटीग्रेड। छोटा होने के साथ साथ इसका उपग्रह नहीं है। इस ग्रह की विशेषता चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर है। अब हम लोग शुक्र को देखेंगे। अब शुक्र से आपको क्या लगता है कि पहला पॉइंट क्या हो सकता है? ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो शुक्र है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो शुक्र है। एक पॉइंट क्लियर। दूसरा, नजदीक तो है लेकिन सबसे चमकीला है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह, बहुत और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। ठीक है, और चमकीला होने के साथ साथ सबसे ज्यादा गर्म है। अब बच्चे को कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? अपना लॉजिक वो लगाते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध होने के कारण वो क्या करते हैं कि सबसे गर्म में बुध को मार देते हैं। तो वो गलत हो जाता है। तापांतर बुध का सबसे ज्यादा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गर्म है वो है शुक्र। ऐसा क्यों होता है? तो शुक्र ग्रह पे लगभग 98%, ठीक है, लगभग 98% CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 98% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण क्या होता है कि ये सबसे गर्म है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। क्लियर हो गया। इसको हम लोग पृथ्वी का जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगनी या पृथ्वी की बहन, कुछ भी एग्जाम में पूछे, वो तीनों ही चीज क्या है? शुक्र ही है। क्लियर है। अब देखिए कि सूर्योदय विपरीत दिशा में यहाँ पे होता है। ठीक है, अब आप जितने भी ग्रह में आप लोग देखोगे तो सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, और हम लोग को सूर्य कहाँ से नजर आता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन शुक्र और अरुण, ये दोनों ही केस में क्या है? उल्टा है। शुक्र में जो विपरीत दिशा है, मतलब सूर्योदय जो होता है वो विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, दो ग्रह ऐसा है जहां पर कि विपरीत दिशा में सूर्योदय होता है। एक तो शुक्र, ठीक है, और एक है अरुण। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इधर से सेकंड नंबर शुक्र और इधर से सेकंड नंबर अरुण। ये अरुण और ये शुक्र, ये दोनों ही ग्रह पे सूर्योदय जो है वो विपरीत दिशा में होता है। क्लियर है। अब देखिए, विपरीत दिशा में होने के साथ साथ इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। अभी तक हम लोग 2 पॉइंट को देखे, बुध को देखे और शुक्र को देखे। ये दोनों ही ग्रह में उपग्रह नहीं है। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि शुक्र ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, इसके बाद नजदीक के साथ साथ ये चमकीला ग्रह है। उसके बाद इसे गर्म ग्रह भी बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और हो जाएगा कि सुबह का तारा या सांझ का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। ठीक है, शुक्र को ही हम लोग सुबह का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, ये सारी ही चीज हम लोग किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। और यहाँ पर सूर्योदय विपरीत दिशा में होता है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि ऐसा कौन सा 2 ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है? तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो एक तो आप लोग को पता चल गया कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं था, और एक आपको पता चल गया ये शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। अब हम लोग जो पृथ्वी पढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोग को अब सारे उपग्रह दिखेंगे। ठीक है, पृथ्वी से पहला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जल मौजूद है, वाटर बहुत ही ज्यादा है, 71% वाटर है पृथ्वी पर। तो इस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है और अपने धरातल आधार तल पे 66.5 डिग्री का कोण बनाता है।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, और अपने आधार तल पर वो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो किसी भी ग्रह पे अगर ऋतु परिवर्तन होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वह अपने अक्ष पर झुका होगा, और दूसरा वो सूर्य का चक्कर लगा रहा होगा, ठीक है। ये दोनों ही केस जिस भी ग्रह पे होगा तो वहां पर ऋतु परिवर्तन होगा, ठीक है। पृथ्वी पर आप लोगों को पता होगा कि दिन रात की अवधि 24 घंटे का होता है। तो ये दिन रात की अवधि होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का घूर्णन स्थिति, ठीक है, घूर्णन गति। तो घूमता जो है पृथ्वी, वो एक दिन में 24 घंटे में पूरा दिन रात का अवधि हो जाता है पृथ्वी का, ठीक है। तो घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात का अवधि होता है, क्लियर है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो पृथ्वी का ज्यादा नहीं, बस ये 3-4 पॉइंट ही है जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि इसे नीला ग्रह बोलते हैं। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है और अपने आधार तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, और ये दिन रात की अवधि यहाँ 24 घंटे का होता है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। अब देखिए, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, शुरुआत का जो 2 ग्रह हम लोग पढ़े उसमें एक भी उपग्रह नहीं था। तो उपग्रह का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? पृथ्वी से, ठीक है। तो जब भी आप लोग को होगा तो आप लोग याद कर सकते हैं कि बीच में क्षुद्र का पट्टी, इधर 4 इधर 4, ठीक है। शुरुआत के दोनों में कोई उपग्रह नहीं, उपग्रह का शुरुआत पृथ्वी से हुआ, ठीक है। अब हम लोग मंगल को देखते हैं। ये तीनों को पढ़ लिए, बुध, शुक्र और पृथ्वी को। अब हम लोग मंगल को देखते हैं। तो मंगल से जो पहला क्वेश्चन बनता है कि इसे लाल ग्रह बोलते हैं, ठीक है। लाल ग्रह बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह पर फेरस ऑक्साइड बहुत ही अधिक है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड इसको बोलते हैं Fe2O3, ठीक है। तो ये लाल ग्रह होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पर फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिस कारण से ये ग्रह जो है वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। यह भी पृथ्वी के समान ही 25 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। जिस तरह पृथ्वी में अभी हम लोग देखे कि 23.5 डिग्री वो अपने अक्ष पर झुका हुआ है, तो उस कारण से क्या हुआ कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन हुआ। क्योंकि अभी हम 2 केस आप लोग को बताए कि एक तो झुकाव होना और दूसरा सूर्य का परिक्रमा करना। तो ये दोनों ही केस मंगल भी कर रहा है, क्योंकि ये भी तो अपने अक्ष पर 25 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 25 डिग्री का कोण बनाने के कारण क्या होता है कि यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होगा। एक तो वो कोण बना रहा है और दूसरा मंगल ग्रह भी सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस होने के कारण यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखिए, जीवन की संभावना, अगर पृथ्वी के बाद सबसे अधिक जीवन की संभावना है तो वो मंगल ग्रह पे ही है। और आप लोग पढ़े भी होंगे कि 2013 में एक MOM भेजा गया था। ये MOM क्या है? मार्स ऑर्बिट मिशन, ठीक है। मार्स ऑर्बिट मिशन मंगल ग्रह पे भेजा गया था 2013 में, ठीक है। और 2014 में वो मंगल ग्रह पे पहुंच गया था, और वहां से ही हम लोग को पहली बार पता चला था कि मंगल ग्रह पर भी कुछ पानी के अवशेष मौजूद हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर जीवन की संभावना है, तो वो ग्रह मंगल ग्रह है, ठीक है। और 2013 में MOM भेजा गया था, मार्स ऑर्बिट मिशन, जो कि 2014 में पहुंचा था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर भी दिन रात की अवधि पृथ्वी के समान ही है, ठीक है। बहुत कुछ कॉमन है। जिस तरह पृथ्वी पर दिन रात की अवधि भी 24 घंटे का हम लोग अभी पढ़े थे, तो उसी तरह दिन रात की अवधि यहाँ पर भी पृथ्वी के समान ही है, क्लियर है। और यहाँ पर 2 उपग्रह हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि बुध और शुक्र में एक भी उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वो चंद्रमा था, और मंगल का 2 उपग्रह है, एक है फोबोस और एक है डेमोस, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि फोबोस किसका उपग्रह है या डिमोस किसका उपग्रह है, तो मंगल का है, क्लियर है। मंगल ग्रह हो गया। अब हम लोग क्षुद्र ग्रह के पट्टी को देखेंगे, जो कि बीच में आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। ये जो आप लोग को एक पट्टी की तरह दिखाई दे रहा है, ये क्या है और यहां से क्या क्वेश्चन बनता है? पहला क्वेश्चन तो बनता है कि कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। तो आप लोग याद रख सकते हैं, इधर क्या है? मंगल, और इधर बृहस्पति। मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। एक पॉइंट तो ये हो गया कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह का पट्टी है, क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट होता है कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ठीक है। तो
शुरुआत में क्या हुआ कि जितने भी ग्रह थे वो सारे गोल गोल शेप में आ गए। ठीक है, गोल गोल शेप आने के साथ साथ वो क्या हुआ कि वो सूर्य का परिक्रमा करने लगे। लेकिन कुछ पट्टी की तरह, जैसे कुछ पत्थर का टुकड़ा या कुछ बहुत छोटे या बहुत बड़े, ठीक है, इतने बड़े कि लगभग काफी बड़ा, तारे से भी बहुत बड़ा। ठीक है, तो बहुत सारे पत्थर के टुकड़े क्या हुए, जिस तरह ये सारे ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह ये जो क्षुद्र ग्रह है ये भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो पट्टी की तरह दिखाई देता है और एक पत्थर का टुकड़ा होता है, तो इसे ही हम लोग क्षुद्र ग्रह का पट्टी, या इसको हम लोग इंग्लिश में एस्ट्रॉयड बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है। एक क्वेश्चन बनता है कि उल्का क्या होता है, उल्का या उल्का पिंड। ठीक है, उल्का या उल्का पिंड क्या होता है। तो ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है, और यहाँ पे क्या है, ये क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। ठीक है, तो ये हमारा सन हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया। तो होता क्या है कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है कि ये जो क्षुद्र ग्रह का पट्टी होता है, यहां से भी पत्थर क्या होता है, वो पृथ्वी की तरफ आने लगता है। ठीक है, क्योंकि ये भी अभी हम लोग पढ़ लिए कि एस्ट्रॉयड भी जो होता है, क्षुद्र ग्रह जो होता है, वो भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाने के कारण क्या होता है कि यहाँ से छोटे छोटे पत्थर पृथ्वी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होने के साथ क्या होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, बहुत सारे लेयर हैं, बहुत सारे मौजूद हैं लेयर। तो जब यहाँ से पत्थर आते हैं पृथ्वी की तरफ, तो क्या होता है, उसमें घर्षण होता है। ठीक है, जब दो चीज आपस में टकराएगा तो वहां घर्षण होगा। तो घर्षण होने के साथ क्या होता है, ये जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं वो जलने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो जलने लगते हैं, तो इसे ही हम लोग उल्का बोलते हैं। क्लियर है, और आम बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग टूटता हुआ तारा बोलते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि तारा नहीं टूटता है, और हम लोग बहुत बार विष मांग लेते हैं टूटते हुए तारे से, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि तारे हम लोग पढ़ चुके थे कि छोटे छोटे गैस और बहुत सारे धूलकण मिलकर के तारे का निर्माण हुआ है। ठीक है, और गैस कभी टूटते नहीं है। ठीक है, तो उल्का हम लोग समझ गए कि जब क्षुद्र ग्रह के पट्टी से छोटा छोटा पत्थर जब पृथ्वी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, तो वो बीच में ही क्या होता है, घर्षण होने के कारण जलने लगता है। तो जलने के प्रोसेस को ही हम लोग उल्का बोलते हैं। और वो जलने के बाद क्या होता है कि कुछ छोटा छोटा टुकड़ा जो नहीं जल पाता है वो पृथ्वी पे आ गिरता है। ठीक है, तो पृथ्वी पे जो गिरता है उसे ही हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है, तो ये हमारा सूर्य है। ठीक है, और ये एक गैसीय गोले या टुकड़े हैं। ठीक है, ये जो है छोटा छोटा, ये गैसीय गोला है और टुकड़ा है। तो ये क्या होता है कि ये जब सूर्य की तरफ आने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है कि साइड से इस तरह का एक गैस का गोला नजर आता है। ठीक है, तो जो एक पूंछ के समान दिखाई देता है, तो वो जो पूंछ के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लोग पुच्छल तारा या धूमकेतु पढ़ते हैं। और आप लोग इसमें पढ़े भी होंगे, एक हेली नामक एक धूमकेतु है, पुच्छल तारा है, जो कि 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है, जो कि आने वाले समय में 2062 में यह दिखाई देगा, हेली नामक। ठीक है, तो ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि हेली नामक जो पुच्छल तारा है या धूमकेतु है वो कितने वर्षों में दिखाई देता है, तो 76 वर्षों में दिखाई देता है, और आने वाले समय में यह 2062 में पुच्छल तारा दिखाई देगा। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो है चंद्रमा के बारे में। सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। तो जब जिस तरह सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है, उसी तरह पृथ्वी का भी चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। तो एक पॉइंट तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह सारे ग्रह, जिस तरह सूर्य है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रहा है, तो उसी तरह पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है। एक पॉइंट ये हो गया। यहां पर क्या है कि यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो 27 दिन 8 घंटा। ठीक है, 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है, और इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल समान है। ठीक है, तो
बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है कि कौन सा ऐसा उपग्रह है जिसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों ही समान है, तो वो है चंद्रमा का। ठीक है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है, हम लोग जो चांद देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। तो उसका प्रकाश आता कहाँ से है? तो वो सूर्य के प्रकाश को ही ऑब्जर्व कर लेता है, प्रकाशित कर लेता है, और उससे ही चंद्रमा में प्रकाश आता है। ठीक है, और इस कारण से वो चमकते हैं। ठीक है, अब बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो 1.3 सेकेंड। ठीक है, 1.3 सेकेंड का समय लगता है चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में। जिस तरह हम लोग सूर्य के बारे में देखे थे कि 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है, या बहुत सारे बुक में 8 मिनट 20 सेकेंड दिया हुआ था, क्योंकि सूर्य तो काफी दूर है। ठीक है, और चंद्रमा जो है वो बहुत नजदीक है। तो कितना नजदीक है? तो 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी कितना है, तो 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सेलेनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन होता है कि चंद्रमा का लगभग कितना प्रतिशत भाग हम लोग देखते हैं? क्या हम लोग पूरे चंद्रमा को देखते हैं? नहीं, चंद्रमा का लगभग हम लोग 57%, 57% ही भाग को हम लोग देख पाते हैं, और बहुत सारे बुक में आपको 59% भी होगा। तो आप लोग को एनसीईआरटी पे फोकस करना है। तो एनसीईआरटी के अनुसार चंद्रमा का लगभग हम लोग 57% भाग को ही देख पाते हैं। ठीक है, और हम लोग को पता भी है कि चंद्रमा पे ऑलरेडी पहले जा चुके हैं 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का आप लोग नाम सुने होंगे। वो अपोलो 11 यान से चंद्रमा पे पहली बार गए थे। ठीक है, और एक होता है कि आप लोग जानते होंगे कि ये जैसे हमारा चंद्रमा है। ठीक है, ये हमारा चंद्रमा है। तो चंद्रमा में क्या है कि ये जो ऊपर वाला आपको हिस्सा दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, धूल का मैदान है। ठीक है, जिसको हम लोग सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी बोलते हैं। तो धूल का मैदान या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति सागर, ठीक है, तो ये कहाँ पर मौजूद है? तो चंद्रमा पर मौजूद है। क्लियर है? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ मौजूद है। अब आप लोग बोलोगे कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी तो हम सुने ही नहीं है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पे है, धूल का मैदान चंद्रमा पे है, शांति सागर इसी को बोलते हैं, तो वो भी चंद्रमा पे है। तो इतने सारे पॉइंट को हम लोग चंद्रमा में देख लिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। इसका परिक्रमण काल व घूर्णन काल समान है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर। सेलेनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को बोलते हैं। चंद्रमा का लगभग 57% भाग को ही हम लोग देख पाते हैं, कुछ कुछ बुक में 59% दिया होगा। और 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 यान से चंद्रमा पे जा चुके हैं, और हम लोग ने देखा कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति सागर या धूल मैदान कहाँ है? तो चंद्रमा पे ही है। चंद्रमा से और भी छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि आप लोग सुपर मून के बारे में सुने होंगे या ब्लू मून के बारे में सुने होंगे। तो सुपर मून क्या होता है और ब्लू मून क्या होता है, यहाँ पर बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सुपर मून क्या होता है और ब्लू मून क्या होता है। तो सुपर मून में जैसे ये हमारा, जैसे सुपर मून में क्या होता है कि जैसे सूर्य, ठीक है, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है सूर्य का, तो उस तरह हम लोग अभी चंद्रमा पढ़ रहे हैं। तो चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो होता क्या है कि जब पृथ्वी और चंद्रमा जब वो चक्कर लगाता है पृथ्वी का, तो जब वो सबसे नजदीक हो जाता है, ठीक है, तो जब पृथ्वी के सबसे नजदीक हो जाएगा तो उस घटना को हम लोग सुपर मून बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जब पृथ्वी के सबसे पास में आ जाता है वो, तो उस घटना को हम लोग सुपर मून बोलते हैं। और ब्लू मून क्या होता है? जैसा कि हम लोग को पता है कि एक महीने में लगभग एक बार पूर्णिमा आ सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाता है। तो वो जो दूसरा पूर्णिमा आता है उसी घटना को हम लोग ब्लू मून बोलते हैं। ठीक है, और अगर एक साल में
लगभग 2 बार से ज़्यादा अगर आ जाता है तो उस ईयर को हम लोग मून ईयर घोषित कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो सुपर मून और ब्लू मून भी आप लोग समझ गए होंगे कि सुपर मून क्या है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास आ जाता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर मून बोलते हैं। और ब्लू मून आप लोग समझ गए होंगे कि एक महीने में अगर 2 पूर्णिमा आ जाता है तो दूसरी पूर्णिमा के दिन को ही हम लोग ब्लू मून बोलते हैं। और अगर एक साल में दो बार से अगर अधिक आ जाता है तो उसको हम लोग मून ईयर बोलते हैं। क्लियर है? अब आप लोग को एक छोटे छोटे और भी बहुत सारे पॉइंट है चंद्रमा से लेके, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पृथ्वी के द्रव्यमान का चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां हिस्सा है। एक पॉइंट ये भी हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स है चंद्रमा पे। जैसे कि अगर हम लोग 60 kg का वस्तु यहाँ पे रखे हैं और अगर उसको हम लोग चंद्रमा पे लेके जाते हैं तो अगर आप 1/6 से कर देते हैं तो 10 kg का हो जाता है वो वस्तु। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो चंद्रमा से बनते हैं। तो ओवरऑल जितना भी चंद्रमा से हो सका इतना काफ़ी है, इनफ है। इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, तो आगे हम लोग और छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट हैं। और अभी हम लोग का 4 ग्रह और भी बचा हुआ है, जिसमें बृहस्पति, आपका शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। ठीक है, तो प्लूटो के बारे में ही आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि प्लूटो क्या था। पहले हम लोग का 9 ग्रह था, तो अगस्त 2009 में प्लूटो को ग्रह से निकाल दिया गया, क्योंकि कैप्लर महोदय जो थे उन्होंने जो ग्रह के बारे में जितनी भी संरचना दिए थे तो वो प्लूटो फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो जिस कारण से प्लूटो को निकाल दिया गया। और अभी हम लोग का सिर्फ 8 ग्रह ही है। ठीक है, तो और जो अभी 4 ग्रह बचे हुए और जो हल्का फुल्का छोटा मोटा पॉइंट होगा वो हम लोग 3rd वीडियो में देख लेंगे। और इसी तरह बस आप लोग और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और भी ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं और आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और थोड़ा बुक को भी पढ़ने का प्रयास कीजिए और ऑब्जेक्टिव बनाने का कोशिश कीजिए। बनेगा ऑब्जेक्टिव। और जो भी डाउट होते हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम हमेशा आप लोग के सपोर्ट में रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जिससे हमको भी फ़ायदा हो और आपको भी अच्छा लगे। ठीक है, धन्यवाद।